मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम हीट ऑफ रिएक्शन को किस तरह स्टैंडर्ड स्टेट्स में देख सकते हैं और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस क्या होती हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम हमेशा हीट ऑफ रिएक्शंस को स्टैंडर्ड स्टेट्स में देखते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो वो स्टैंडर्ड स्टेट होगी जब वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे प्रेजेंट होगी। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे आपकी गैसेस मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपके एक्वस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर होनी चाहिए। इसको फर्दर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड देयर मोलर क्वांटिटीज आर सेम। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की है, उसके अलावा एक है आपके पास मीथेन की कंबशन की, एक है आपके पास कि एल्यूमिनियम कैसे आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed from its elements। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक होता है, इसमें आपके पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड की, देन आपके पास आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। देन स्टूडेंट्स, हम आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंबशन का कोई भी रिएक्शन होता है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। इसमें आपके पास स्टूडेंट्स कार्बन का कंबशन है, कार्बन की कंबशन है, देन आपके पास मीथेन की कंबशन की एग्जांपल है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है आपकी बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि है -285.8 किलो जॉल्स पर मोल। देन स्टूडेंट्स, आपके पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी एटम्स अपने गैसियस एलिमेंट से बनते हैं हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये एंडोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन है। आपके पास एग्जांपल है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन की एंड दैट ऑफ क्लोरीन की, जो कि है 218 किलो जॉल्स पर मोल एंड 121 किलो जॉल्स पर मोल। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके पास बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना रही हैं। अब इन सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन होती है, चाहे वो किसी भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो, एक चीज़ कॉमन होगी कि आपके पास एज अ रिजल्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 मोल ऑफ वाटर जनरेट हो रहा होगा। और 1 मोल ऑफ वाटर जनरेट होने में उतनी ही एनर्जी लगती है, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जितनी किसी भी एसिड या बेस को लगती है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केस में रिलीज हो रही है, दैट इज -57.4 किलो जॉल पर मोल। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इसमें एक बात ये भी याद रखेंगे कि अगर आपका एसिड या बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वीक है तो ये एनर्जी -57.4 किलो जॉल पर मोल से कम हो सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज इतनी ही रहेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी ही देगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया था कि आपकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है लैटिस एनर्जी पे और हीट ऑफ हाइड्रेशन पे। वो कलेक्टिवली बता रहे होते हैं कि आपकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच ऑफ सॉल्वेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन नो डिटेक्टेबल हीट चेंज। आप इस हीट चेंज को तब तक मेजर करते हैं स्टूडेंट्स थर्मोमीटर पे, अपने प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, तब तक आप मेजर कर रहे होते हैं जब तक आप फर्दर कोई हीट चेंज फील नहीं करते, टेम्परेचर में ड्रॉप या इंक्रीज फील नहीं कर रहे होते एट द थर्मोमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल है, उसके अलावा आपके पास एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इन वाटर। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज 11.2 है जो कहती है राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने रिएक्शंस लिखने हैं। रिएक्शंस लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए। 6 moles of carbon will react with 3 moles of hydrogen and they will react to form C6H6 in the form of liquid। आपके पास स्टूडेंट्स ये स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट होगी
और आपके पास ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, आपके पास ये एनर्जी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इसको प्रेजेंट करना चाहिए वैसे करेंगे, प्लस 49.0 किलो जूल्स पर मोल। देन स्टूडेंट्स आपके पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल। इथानॉल के लिए लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एरो की साइड पे आप इथानॉल लिख लेंगे C2H5OH और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे। आपने स्टूडेंट्स कोशिश करनी है कि जब भी आपको कभी पेपर में आए इस तरह का क्वेश्चन, तो आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कोफिशिएंट्स के साथ इक्वेट कर देने हैं, फिर आपका जो आंसर है वो जस्टिफाई हो जाएगा इस तरह का अगर आपको कोई आंसर आता है तो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे 2 आप कार्बन लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3H2, 6 आपके पास हाइड्रोजन है, देन आपके पास 1/2 O2 आएगा, तो ये आपके पास इथानॉल बन गया। देन आप उसके साथ उसकी लिख देंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एंथैल्पी ऑफ उसकी है फॉर्मेशन। देन स्टूडेंट्स आप लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कंबशन का रिएक्शन होता है उसकी जो बाय प्रोडक्ट होती है, जो उसकी एंड प्रोडक्ट होती है, वो आपके पास होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास एसिटिक एसिड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा इसका 2CO2 प्लस 2H2O। देन आपने इसको इसी फॉर्म में लिख देना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन है तो आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा HC से। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास डी है, व्हेन इथानॉल इज बर्न्ड इन एयर -1367 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपके पास इथानॉल को आप यहाँ पे इस तरह लिख देंगे C2H5OH प्लस 3O2 2CO2 आपके पास, क्योंकि कार्बन 2 ही हैं यहाँ पे, 2CO2 प्लस 3H2 in order to equate the equation. देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसके अंदर लिख देंगे इथानॉल इज बर्न्ड है, तो मतलब हीट ऑफ कंबशन की बात हो रही है, तो आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। देन स्टूडेंट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब अ रिएक्शन फॉर डेल्टा H इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपने स्टूडेंट्स बतानी है कि डेल्टा H ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, किस केस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से जज करेंगे कि आपके पास ये जो रिएक्शन है गिवन आपके पास तीनों, इनमें से कौन सा है जो अपनी रिस्पेक्टिव कंपाउंड की फॉर्मेशन के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसकी हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट्स बैलेंस होने चाहिए, जिसके लिए इक्वेशन बैलेंस होगी आप कहेंगे कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे क्या है आपके पास कि आपके पास पूरा 1 मोल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो आपके पास जो A है वो जस्टिफाई नहीं करता, जो 2 है वो जस्टिफाई करता है आपके पास, क्योंकि आपके पास पूरा 1 मोल जनरेट हो रहा है इन द केस ऑफ सॉलिड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। जब भी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास एलिमेंट्स अपनी स्टेट्स में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आपके पास जो C है वो भी इसको जस्टिफाई नहीं करता। देन स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को और बॉन्ड एनर्जी को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होना होता है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपको एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, विच मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक होगा इन नेचर का। जब आपने बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो इसका मतलब है कि यू आर डीलिंग विद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो एनर्जी आपको चाहिए होगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब आपने कोई मॉलिक्यूल जनरेट करना है फ्रॉम इट्स गैसियस एटम्स, तो याद रखिएगा हमेशा एनर्जी आपके पास रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसका क्या मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड स्टूडेंट्स द एनर्जी विच इज released as a result of the formation of a bond is called as bond energy, जो कि exothermic process है।